सोच के देखिए, आप एक ऐसे देश में रह रहे हो जो कि चारों तरफ से दुश्मन देशों से घिरा हुआ है और आपके ऊपर दिन की 100 मिसाइलों से हमला किया जा रहा है। लेकिन आप उन मिसाइलों से डर नहीं रहे हो, बल्कि आप उन मिसाइलों की वीडियो बना रहे हो, क्योंकि आपको अपने देश पे, अपने देश के डिफेंस सिस्टम पे इतना भरोसा है कि उनमें से एक भी मिसाइल आपके देश में आके नहीं गिरेगी, उसको ऊपर ही ऊपर तबाह कर दिया जाएगा। जी हाँ, हम आज ऐसे ही एक पावरफुल देश के बारे में बात करने वाले, इसका नाम है इजराइल। आज आपने न्यूज़ में चल रहे इजराइल और फिलिस्तीन के बारे में सुना ही होगा, तो आज हम इसके बारे में पूरी डिटेल में चर्चा करेंगे कि क्या इजराइल और फिलिस्तीन का मामला है, ये कहाँ से शुरू हुआ था। चलिए शुरू करते हैं। इजराइल एक ऐसा देश है, अगर मैं उसके एरिया की बात करूं तो एरिया में वो बिहार के भी 1/4 है। तो मतलब ये है कि बिहार के अंदर 4 इजराइल आराम से आके बस जाएंगे, मतलब इतना छोटा है। लेकिन इतना पावरफुल कंट्री कैसे बना, कैसे उसने पूरा फिलिस्तीन कब्जा किया, उसके बारे में बात करेंगे। पहले हल्का सा हम चलते हैं और ये समझते हैं कि इजराइल एक कंट्री बना कैसे। इजराइल में जो लोग रहते हैं वो उनको ज्यूइश पीपल कहते हैं, उनकी लैंग्वेज है हिब्रू। वो इजराइल में आने से पहले या फिलिस्तीन में आने से पहले हम कह सकते हैं वो लोग यूरोप की अलग अलग कंट्री के अंदर रह रहे थे, यूरोप के अलग अलग कंट्रीज में रह रहे थे। लेकिन उनकी लैंग्वेज, उनका कल्चर उन सब लोगों से काफ़ी अलग था, इसलिए उन लोगों को काफ़ी ज़्यादा ऑप्रेस किया जाता था। तो फिर हुआ क्या कि उन्होंने स्टार्ट कर दिया माइग्रेट होना स्टार्ट कर दिया। काफ़ी सारे लोग अमेरिका चले गए, साउथ अफ्रीका चले गए, और काफ़ी सारी पॉपुलेशन फिलिस्तीन की तरफ आ गई, क्योंकि फिलिस्तीन सेंट्रल एशिया में एक कंट्री है जो कि यूरोप कंट्री से काफ़ी पास भी है। तो बात है ऑलमोस्ट 1917 की, जिस टाइम पे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था और ब्रिटेन काफ़ी आगे था। ऑटोमन एम्पायर ऑलमोस्ट हारने वाला था। ऑटोमन एम्पायर जब हारने वाला था तो उसकी जो कंट्रीज़ थी उस पर काफ़ी कंट्रीज़ पे ब्रिटेन ने कब्जा कर लिया, जिसमें एक फ़िलिस्तीन भी थी। तो फिलिस्तीन में कब्जा करने के बाद वहाँ के लोगों ने, जो नए लोग आए थे ज्यूइश, उनको एक्सेप्ट करना मना कर दिया था। लेकिन कब्जा अब ब्रिटेन का हो गया था, तो उस पर राज भी ब्रिटेन का होगा ऑब्वियसली। तो ब्रिटेन ने क्या करा, वहाँ पे एक बेल्फोर डिक्लेरेशन कर दिया 1917 के अंदर कि अब यहाँ पे ये लोग, ताकि ज्यूइश पीपल्स आराम से वहाँ पे रह सके। तो वहाँ पे क्या हो गया, पहले पूरी जगह किसकी थी, पूरी जगह फिलिस्तीन की थी। बेल्फोर डिक्लेरेशन के बाद ब्रिटेन ने कुछ जगह ज्यूइश पीपल्स को, जो कि यूरोप के अलग अलग कंट्रीज से आए थे, उनको रहने के लिए दे दी कि आप लोग यहाँ पे आराम से रहिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो 1917 में ब्रिटेन के वजह से ज्यूइश पीपल को फिलिस्तीन के अंदर काफ़ी अच्छी जगह रहने के लिए मिल गई थी, लेकिन इससे वहाँ के लोग खुश नहीं थे। ऑब्वियस खुश नहीं होंगे, आपके देश में किसी और को जगह दे दी जाए रहने के लिए, कोई भी खुश नहीं होगा। तो उससे वो बिल्कुल खुश नहीं थे, और आसपास की मुस्लिम कंट्रीज भी खुश नहीं थी। बात थोड़ी आगे बढ़ी, 1945 की बात है, जिस टाइम पे सेकेंड वर्ल्ड वॉर ऑलमोस्ट खत्म हो चुका था। अब दोबारा इस चीज़ का फैसला करना था कि ज्यूइश पीपल को कितनी जगह दी जाएगी या नहीं दी जाएगी। उनके अंदर जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है फिलिस्तीन और ज्यूइश पीपल का, वो ख़त्म करना था। लेकिन अब ब्रिटेन उतना पावरफुल नहीं था और काफ़ी ज़्यादा उसके ऊपर फाइनेंशियल बर्डन भी आ चुका था, इसलिए उसने ये मामला रेफर कर दिया यूएनओ को। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन ने फिर इस मामले के ऊपर जांच पड़ताल करी और उन्होंने काफ़ी अच्छी जगह ज्यूइश पीपल्स को रहने के लिए दे दी। पॉपुलेशन उनकी फ़िलिस्तीन से कम थी, लेकिन उनको जगह फ़िलिस्तीन कंट्री के अंदर उनसे ज़्यादा दे दी गई। लेकिन इसके बाद वहाँ के लोग शांत रहने वाले नहीं थे, काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट हुआ आपस में। लेकिन मई 14, 1948 में ज्यूइश पीपल ने जो जगह उनको मिली थी यूएनओ की तरफ से, उन्होंने उस पूरे एरिया पे अपना कब्जा दिखा दिया और डेविड बेन गुरियन वहाँ के पहले प्राइम मिनिस्टर बनाए गए, जिसका नाम इजराइल रखा गया। लेकिन इसके बाद आसपास की मुस्लिम कंट्री ऑब्वियसली शांत बैठने वाली नहीं थी, तो फिर धीरे धीरे हुआ क्या, कॉन्फ्लिक्ट उनका बढ़ता गया। तो बात यहाँ तक आगे बढ़ चुकी थी कि 5 जून 1967 में सीरिया, जॉर्डन, इराक, लेबनान और इजिप्ट, इन 5 कंट्री ने मिलकर इजराइल के ऊपर हमला कर दिया। लेकिन इजराइल इस टाइम तक इतना मजबूत हो चुका था कि उन्होंने इस 5 कंट्री को ऑलमोस्ट 6 दिन के वॉर के अंदर ही हरा दिया। जबकि इजराइल की मिलिट्री पॉपुलेशन जो थी वो इन 5 कंट्री की मिलिट्री पॉपुलेशन से ऑलमोस्ट हाफ भी नहीं थी, लेकिन इन्होंने 6 दिन के अंदर आसपास की 5 कंट्री को हरा दिया और उनका काफ़ी बड़ा एरिया भी कैप्चर कर लिया। अब तक इन सारी कंट्रीज़ को ये समझ में आ चुका था कि इजराइल काफ़ी पावरफुल कंट्री बन चुका है और अब हम इसको नहीं हरा सकते। देखिए कैसे 1917 में कुछ जगह दी गई ज्यूइश पीपल को, 1947 में उनको और जगह दी गई, और 1967 आते आते उन्होंने ऑलमोस्ट पूरा फिलिस्तीन कवर कर लिया है। एक छोटी सी जगह बच रही है, उसको गाजा स्ट्रिप के नाम से जानते हैं, और ऊपर कुछ जगह बच रही है, उसको हम वेस्ट बैंक के नाम से जानते हैं, जो जहाँ पे फिलिस्तीन के लोग रहते हैं। बाकी पूरी जगह पे अब इसराइल का कब्जा हो चुका है।
तो 1967 के बाद से ईस्ट जेरूसलम का एरिया हमेशा से एक विवाद का मुद्दा रहा है। फिलिस्तीन के लोग बोलते हैं कि वहाँ पे उनका तीसरा सबसे फेमस मुस्लिम वर्शिप प्लेस है, जिसको अलग सा मस्जिद कहा जाता है, जो मक्का मदीना के बाद तीसरी सबसे फेमस जगह मानी गई है। उसको वो लोग हरम अल शरीफ के नाम से जानते हैं। और वही बात करें अगर इजराइल की, तो इजराइल के लोग बोलते हैं कि वहाँ पे उनका टेम्पल माउंट है। तो दोनों के लिए ही वो जगह काफ़ी टाइम से विवाद का मुद्दा रहा है। अभी कुछ दिनों पहले अल अक्सा मस्जिद में फिलिस्तीन के लोग नमाज पढ़ रहे थे, जिसको चारों तरफ से इजराइल की डिफेंस फोर्स ने घेर लिया। और जो लोग वहाँ से निकल के आए, उन लोगों ने पत्थरबाजी करी, यहाँ से डिफेंस फोर्सों ने उनको पकड़ा, मारा, घसीटा। एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि एक देश इजराइल की डिफेंस फोर्स और दूसरे देश के आम लोगों के बीच थोड़ी सी झड़प हुई। लेकिन ये बात यहाँ तक ख़त्म नहीं हुई। उसके बाद जो गाजा स्ट्रिप है, जहाँ पर हामस ऑर्गेनाइजेशन, मतलब हामस की सरकार है, उन्होंने इजराइल के ऊपर ऑलमोस्ट 100 मिसाइलें छोड़ दी एक दिन के अंदर। लेकिन इजराइल भी कहाँ चुप बैठने वाला था, उसने भी जवाब में गाजा स्ट्रिप के ऊपर मिसाइलें दाग दी और अपने डिफेंस में ये बात बोली कि हमने गाजा स्ट्रिप के अंदर काफ़ी ज़्यादा आतंकवादी संगठन चल रहा है, उसको ख़त्म करने के लिए हमने उसके ऊपर मिसाइलें मारी है। आज की मिसाइलों से काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ गाजा स्ट्रिप को, वहाँ के आम लोगों को, आम जनता को। और एक जगह तो स्कूल में ऑलमोस्ट 20 बच्चे तक मर गए वहाँ पे जो इजराइल की मिसाइल गिरी थी। वहीं बात करें गाजा स्ट्रिप की, हामस की, तो उन्होंने जो मिसाइलें मारी वो इजराइल की कंट्री के ऊपर गिरी ही नहीं। वहाँ के आयरन डोम ने, जिसके बारे में मैंने शुरुआत में बात करी थी, उसने इतना अच्छा काम किया कि वहाँ की सारी मिसाइलों को ऊपर ही ऊपर ख़त्म कर दिया। वहाँ पे किया क्या गया, इजराइल ने अपने डिफेंस के लिए, अपनी सिक्योरिटी के लिए एक आयरन डोम बना रखा। आयरन डोम क्या होता है, कोई भी चीज़ आपकी टेरिटरी के ऊपर उड़ेगी तो वो आयरन डोम उस चीज़ को डिटेक्ट कर लेगा और उस चीज़ को ऊपर ही ख़त्म कर देगा। तो ये जो आपको वीडियो दिख रही है, दिवाली के रॉकेट की वीडियो नहीं है कि हम जो उड़ाते हैं ऊपर जाता है फूट जाता है। ये एक्चुअल में गाजा ने इजराइल के ऊपर मिसाइलें मारी है, जिसको आयरन डोम ने डिटेक्ट कर लिया है और उसको ऊपर ही ऊपर फोड़ दिया है, उस मिसाइल को नीचे नहीं आने दिया है। और आम लोगों ने उस चीज़ की वीडियो बनाई है, जो मैं आप लोगों से भी शेयर कर रहा हूँ ऑन स्क्रीन पे। तो ये दिखाता है कि इजराइल कितना पावरफुल है। गाजा की इतनी सारी मिसाइलें मारने के बावजूद भी इजराइल के ऊपर इतना कुछ नुकसान नहीं हुआ, लेकिन इजराइल की मिसाइलों से वहाँ पे आम जनता मरी, काफ़ी लोगों को नुकसान हुआ और काफ़ी ज़्यादा वहाँ के लोग परेशान भी हुए इस चीज़ से। अब इस तरह के पूरे हमले में नुकसान जो हुआ है वो आम जनता का हुआ है। गाज़ा के भी काफ़ी आम लोग मारे गए हैं और काफ़ी आम लोग इजराइल के भी मारे गए। तो इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? इसकी शुरुआत हुई उस अलग सा मस्जिद से, जिसके चारों तरफ इजराइल डिफेंस फोर्स ने उसको घेर लिया था। हो सकता है इजराइल ये मानते हैं कि वो एरिया उनका है, हो सकता है कि उनका उस एरिया पे कब्जा है। किसी के धार्मिक सेंटीमेंट से कभी भी खिलवाड़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि चाहे वो मस्जिद हो चाहे मंदिर हो, उसकी इज्जत करनी चाहिए। आपको कभी भी उसके अंदर जूते या चप्पल पहन के नहीं जाना चाहिए, ताकि दूसरा जो है वो उस धर्म को मानता है, उसका धार्मिक सेंटीमेंट है, उससे खिलवाड़ ना हो। लेकिन मस्जिद के अंदर जाना, वो भी जूते पहन के, वहाँ पे तोड़-फोड़ करना, आम जनता को मारना, उनको लहू-लुहान करना, उनके ऊपर टियर गैस छोड़ना कहीं से कहीं तक भी सही नहीं होता। आप एक पावरफुल कंट्री है, अपनी पावर को दिखाने के लिए आपको आम जनता के ऊपर जोर आजमाइश करने की ज़रूरत कभी भी नहीं होनी चाहिए। तो अब बात ये आती है कि दोनों देश में से सही कौन कर रहा है और गलत कौन कर रहा है। देखिए, सही कोई भी नहीं है, दोनों ही गलत है, क्योंकि दोनों ही हिंसा कर रहे हैं। हिंसा कभी भी किसी भी देश के लिए सही नहीं होती। मिसाइलें यहाँ से भी छोड़ी जा रही, मिसाइलें वहाँ से भी छोड़ी जा रही, और एट द एंड मर कौन रहा है? आम जनता मर रही है, वहाँ के बच्चे मर रहे हैं दोनों साइड के। तो ये कभी भी सही नहीं होती। हिंसा हिंसा हमेशा ख़त्म होनी चाहिए, इस चीज़ को रोकना चाहिए हमें। और अगर उसके बावजूद भी साइड लेने की बात होती है, तो मैं हल्का सा, मेरा साइड जाएगा हमेशा उस देश की तरफ जो कि कमज़ोर है, जो कमज़ोर होने के बावजूद दूसरे देश की सेना से लड़ रहा है। एक तरफ आम लोग खड़े हैं और एक तरफ सेना खड़ी है पूरे देश की। वो कमज़ोर ज़रूर है, लेकिन निडर है, वो बुज़दिल नहीं है, वो बहादुर है। एक देश की आम जनता का दूसरे देश की सेना के सामने इतना निडर खड़ा होना मुझे एक बात याद दिलाती है कि मैं 100 दिन गीदड़ की तरह जीने के बजाय मैं एक दिन शेर की तरह मरना मंजूर करूँगा। मुझे इन लोगों के चेहरे पे वही बात नज़र आती है। तो आपको अगर मेरा काम पसंद आया, मैंने जिस तरीके से पूरी वीडियो डिस्क्राइब करा आपके सामने, जिस तरीके से मैंने बताया इजराइल बना है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इस वीडियो को लाइक कर देना और साइड का बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर देना, ताकि आगे आने वाली वीडियो जो भी करंट अफेयर चल रहा होगा उसको मैं इस तरीके से आपके सामने डिस्क्राइब कर सकूँ। थैंक यू। जय हिंद।